हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री। और फ्रेंड्स, अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है थर्ड। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं चैप्टर नंबर थर्ड हम लोग देख लेते हैं। और चैप्टर थर्ड क्या है? धातु तथा अधातु। तो बच्चों देख लेते हैं, धातु तथा अधातु, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में कहते हैं इनको मेटल तथा नॉन मेटल। मेटल्स मीन्स होता है धातुएं और नॉन मेटल्स मीन्स होता है अधातुएं। अब जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो कि धातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं। तो धातुएं तो आप लोग जानते हैं, जैसे लोहा है, चांदी है, सोना है, ये धातुएं होती हैं, इनमें धात्विक गुण होते हैं। अब अधातुएं क्या होती हैं? जैसे गैसें होती हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन है, ये सब किस में आ जाते हैं? ये अधातु के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आइए बच्चों देख लेते हैं कि धातु की डेफिनेशन क्या होती है और अधातु किन्हें कहते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग। सबसे पहले पॉइंट देखेंगे कि धातु क्या है। तो हेडिंग बनाएंगे हम लोग, धातु यानी धातु किसे कहते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि धातु किसे कहते हैं, धातु क्या होती है। तो फ्रेंड्स, धातु क्या है? धातुएं वे होती हैं जिनमें क्या होता है, ऊष्मा तथा विद्युत के क्या होते हैं, ये सुचालक होते हैं। धातुएं क्या करती हैं? अपने अंदर से ऊष्मा तथा विद्युत को आसानी से प्रवाहित होने देती हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? धातुएं क्या होती हैं? तन्य होती हैं। इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्य किसे कहते हैं बच्चों? तन्य इसे कहते हैं जैसे किसी धातु को एक सिरे से पकड़कर और उसे पीट कर दूसरे सिरे पर बढ़ा दिया जाए तो वो एक तार के रूप में बढ़ जाती हैं, यानी जिन्हें खींचकर बढ़ाने पर टूटे ना। जिन्हें खींचकर, जैसे मान लो तो कोई धातु है, उसे ऐसे पकड़कर ऐसे करके ऐसे बढ़ा देते हैं और वो टूटे ना, तो वो क्या कहलाती हैं? धातुएं कहलाती हैं। और जैसे ही किसी पदार्थ पर क्या करते हैं, यदि हम हथौड़े से वार करें, उसे चपटा करें तो वो दो भागों में टूट जाए, तो वो क्या कहलाती हैं? अधातु कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे चांदी है या लोहा है, लोहे को हम लोग क्या करते हैं? गर्म करने के बाद हथौड़े से पीटते जाते हैं और लोहा इस तरीके से बढ़ता जाता है, लेकिन टूटता नहीं है। वहीं कोयला देख लेते हैं। कोयले में जैसे ही हम लोग कोई हथौड़ा मारते हैं, कोयला कई भागों में टूट जाता है। तो कोयला कैसा है? अधातु है। और लोहा कैसा है? धातु है। तो बच्चों, अब आप लोग समझ गए होंगे कि धातु और अधातु क्या होते हैं। अब इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो धातुएं क्या होती हैं? धातुएं, साथ में बच्चों लिखते चलिएगा, आप लोग समझते रहिएगा। धातुएं ऊष्मा तथा धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की विद्युत की सुचालक होती हैं। विद्युत की सुचालक होती हैं। सुचालक का मतलब समझते हो? यानी अपने अंदर से विद्युत को आसानी से प्रवाहित होने देती हैं, सुचालक होती हैं। धातुएं तन्य होती हैं या धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का गुण पाया जाता है। अभी बच्चों बताया हमने आपको कि तन्यता का गुण क्या होता है। किसी धातु को हम लोग जब पीटते हैं तो वो बढ़ती जाती हैं, टूटती नहीं है, तो वो क्या कहलाती हैं? तन्य कहलाती हैं। धातुएं अघात वर्धनीय होती हैं। कैसी होती हैं? धातुएं जो होती हैं अघात वर्धनीय होती हैं। धातुएं अघात वर्धनीय होती हैं। धातुएं अघात वर्धनीय होती हैं। तो बच्चों, आप लोग समझ गए हैं कि धातुएं कैसी होती हैं, इनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो देख लेते हैं अब धातुएं हैं कौन कौन सी। तो जैसे समझ लेते हैं कि धातुओं के अंतर्गत कौन कौन सी धातुएं आती हैं, और ये आपको याद करना है कि धातु में कौन आते हैं और अधातु में कौन आते हैं। तो कौन है धातु में? लोहा है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि लोहे को यदि हम लोग पीटते हैं तो वह टूटता नहीं है, तो लोहा है। उसके बाद में एल्यूमिनियम है। उसके बाद में क्या है? एल्यूमिनियम है। और एल्यूमिनियम एक, यहाँ पर हम लोग इसे अंडरलाइन कर देते हैं। अंडरलाइन इस वजह से करेंगे कि पृथ्वी पर सर्वाधिक रूप से पाए जाने वाली जो धातु है वो कौन सी है? एल्यूमिनियम है। यहाँ पर स्टार भी बना देते हैं ताकि आप लोग इस बात को याद रखें कि पृथ्वी पर जो सबसे ज़्यादा अधिकतम मात्रा में धातु पाई जाती है, उस धातु का नाम क्या है? तो उस धातु का नाम है एल्यूमिनियम। तो ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु है जो पृथ्वी पर अत्यधिक रूप से पाई जाती है। उसके बाद में कौन सी धातु है? तांबा है, चांदी है। जितनी भी धातुओं का आप नाम जानते हो, सारी धातुओं के नाम लिख सकते हो। बस आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि उसे यदि हम लोग एक तार के रूप में बढ़ाएं, उसे पीटें, तो वो टूटनी नहीं चाहिए, वो एकदम सीधी सी तार के रूप में बढ़ती जानी चाहिए। तो वो धातुएं होती हैं। धातुओं में चमक भी पाई जाती है, चमकदार होती हैं। तो चांदी हो गया। और सबसे ज़्यादा चमकीली धातु कौन सी है? सोना है, तो सोना हो गया। प्लेटिनम है, तो प्लेटिनम हो गया। प्लेटिनम भी क्या है? एक धातु है। जस्ता है, जिसे हम लोग जिंक बोलते हैं। जिडन जो होता है, जिडन जस्ता है। टिन है,
लेड है, पीबी जिसे हम लोग कहते हैं, लेड है, पारा है, पारा उसी अंतर्गत आ जाता है, सोडियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये सब क्या है, ये सब धातुएं हैं। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है आदि। बस बच्चों आप लोगों को इतनी धातुओं के नाम पता होने चाहिए। आप लोगों के सिलेबस में इतनी धातुओं के बारे में पूछा जाएगा। यदि कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा और उसमें दे देगा कि कोई एक अधातु का नाम बताइए या कोई एक धातु का नाम बताइए, तो जो जितने भी टॉपिक यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल के रूप में लिखे गए हैं, यही आप लोगों को उनमें 4 ऑप्शन में लिखे हुए मिलेंगे। बच्चों अब आप लोग समझ गए हैं कि धातु किन्हें कहते हैं, धातुएं कैसी होती हैं। शुद्ध अवस्था में जो धातुएं पाई जाती हैं वो कैसी होती हैं, चमकदार होती हैं। तो आइए यहाँ पर एक स्टार पॉइंट बनाकर लिख लेते हैं कि धातुएं कैसी होती हैं, चमकदार होती हैं। तो क्या है, शुद्ध अवस्था में, जब ये शुद्ध अवस्था में होती हैं, शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में धातुएं चमकदार होती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सोना जो धातु है, कैसी धातु है, एक चमकदार धातु है। सब लोग सोने के बहुत सारी ज्वेलरी पहनते हैं, चमकती है वो। महिलाओं को जो सबसे ज़्यादा प्रिय होता है वो सोना ही होता है, तो आप लोग जानते होंगे। शुद्ध अवस्था में धातुएं कैसी होती हैं, चमकदार होती हैं। तो ये पॉइंट हो गया बच्चों। अब धातुएं कैसी होती हैं, चमकदार तो होती हैं लेकिन होती कैसी हैं, कठोर होती हैं। उनमें धातु के गुण पाए जाते हैं तो ये कठोरता में आ जाती हैं। इनका एक गुण और होता है, धातुएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और धातु के रूप में ये पॉइंट हमें हर हाल में याद रखना है। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि धातुएं क्या होती हैं, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या करती हैं, धन आयन बनाती हैं। तो आइए बच्चों देख लेते हैं कि किस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं और धन आयन बनाती हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर पहले, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक तत्व धन आयन बनाती हैं, धन आयन बनाती हैं, धन आयन बनाती हैं। और उस तत्व को कभी कभी क्या बोल देते हैं, कैटायन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटायन बनाती हैं, धन आयन या क्या बनाती हैं, कैटायन बनाती हैं। तो बच्चों हम लोगों ने समझ लिया कि धातुएं क्या होती हैं, किस तरीके से ये धन आयन बनाती हैं। तो आइए देख लेते हैं। जैसे कोई हम लोग धातु ले लेते हैं, तो धातु कौन सी है बच्चों, आप लोग नाम इसका जानते हैं, Na से क्या होता है, ये सोडियम धातु है। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या है, ये सोडियम है। अब ये सोडियम क्या करता है, अपने अंदर से क्या करता है, एक आयन बनाता है। तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। किस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, Na, और यहाँ पर क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। जब प्लस बन जाता है तो यहाँ से क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर निकल जाता है। तो ये धनात्मक बन जाता है, क्या बना देता है, अभी बना देगा, अभी तक सोडियम था, अब ये क्या बना देगा, अब ये बना देगा सोडियम आयन। क्या करेगा, ये क्या बना देगा, सोडियम आयन बना देगा। तो अब आइए बच्चों देख लेते हैं कि ये किस तरीके से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और ये इलेक्ट्रॉन के त्यागने का क्या फार्मूला होता है। तो आइए यहाँ पर समझ लेते हैं हम लोग थोड़ा साइड में। क्या होता है बच्चों, कोई पदार्थ होता है, क्या होता है, कोई पदार्थ होता है, कोई भी यदि पदार्थ है तो पदार्थ क्या होता है, जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान हो और जो क्या करे, यानी स्थान घेरे, वो पदार्थ होता है। अब पदार्थ क्या होते हैं, इनके बहुत सारे परमाणु मॉडल आए थे। अब बच्चों परमाणु क्या होता है, ज़्यादा डीपली में हम लोग जाएंगे, जो हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन अब बात आई है यहाँ पर कि कैसे धनायन बन जाता है कोई चीज़ है, कैसे वह धनात्मक अपने आप को बनाती है, तो इसे थोड़ा समझना पड़ेगा। तो बच्चों क्या है, जब कोई पदार्थ होता है, जैसे मान लेते हो कोई यहाँ पर इस तरह से कोई पदार्थ है, तो अब इस पदार्थ में क्या है, ये समान अवस्था में ये उदासीन होता है। कैसी अवस्था में, समान अवस्था में कैसा होता है, ये उदासीन होता है। अब ये उदासीन क्यों होता है, क्योंकि इसके पास जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और बच्चों हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, यानी प्रोटॉनों का जो आवेश है, प्रोटॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है वो बराबर होते हैं। बट एक इसमें
चीज़ क्या है कि प्रोटॉन धनात्मक होते हैं और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं, तो दोनों ये क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं। यानी यहाँ पर ये है प्रोटॉन पर आवेश है, तो ये प्रोटॉन का आवेश हम लोग जानते हैं धनात्मक होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम का आवेश होता है। वहीं इलेक्ट्रॉन की यदि हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन में माइनस का होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। अब ये जब यहाँ पर संख्या बराबर है 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी दोनों क्या है, बराबर हैं, तो ये वाला प्लस इस वाले माइनस को समाप्त कर देगा, ये वाला प्लस इस वाले माइनस को समाप्त कर देगा, पूरा समाप्त हो जाएगा। तो ये गोला है जो हमारे पास, एक कोई पदार्थ, ये कैसा है, उदासीन है, ना तो ये धनात्मक आवेश से आवेशित है, ना तो इसमें ऋणात्मक आवेश है। तो इस कंडीशन में यानी जिस किसी पदार्थ में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, वो पदार्थ क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, इसे यानी जो धातुएं होती हैं वो क्या करती हैं, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर, यानी कोई धातु है वो क्या करेगी, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने आप को धनायन बनाएगी। तो अब वो एक इलेक्ट्रॉन किस तरीके से त्यागती है, तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये एक इलेक्ट्रॉन है, अब इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कर चला गया। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर प्रोटॉनों की कुल संख्या कितनी है, यानी कुल प्रोटॉन कितने हैं, 1 2 3 4 हैं, यानी प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 4 है। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या देख लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसने अपने अंदर से त्याग दिया है, बाहर कर दिया, तो अब बचे हुए इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 हैं। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन है तो अब यहाँ पर दोनों घटाएंगे, क्योंकि आवेश दोनों का समान होता है। तो 3 से यहाँ पर 4 प्रोटॉन थे, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन होते, तो 3 से 4 में 1 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच जाएगा, यहाँ पर एक प्रोटॉन ज़्यादा बच जाएगा। तो जब एक प्रोटॉन ज़्यादा बच जाएगा तो उस पर क्या बन जाएगा, प्लस बच जाएगा, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल कर देगा, 3 बचे हैं तो 3 प्लस वाले कैंसिल हो जाएंगे, एक ये प्लस बच जाएगा, क्योंकि एक ये माइनस यहाँ से बाहर निकाल रहा है। सोडियम क्या कर रहा है, एक प्लस क्या कर रहा है, एक माइनस अपने अंदर से बाहर निकाल रहा है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, एक प्लस लग जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग समझते हैं कि जब वो कोई भी धातु होती है अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देती है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन उसने बाहर निकाला तो उसके ऊपर कितने आ गए, एक यहाँ पर प्लस का चिन्ह लग जाता है और उसे हम लोग बोलते हैं आयन। अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि इनकी संख्या 4 ही हो, इनकी संख्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमें बस समझना है कि जब कोई भी धातु एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगी तो उसके ऊपर हमें क्या करना है, एक प्लस का चिन्ह लगाना है। यदि वो 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगी तो उसके ऊपर 2 प्लस के चिन्ह आएंगे। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग समझ लेते हैं कि किस तरीके से चीजें होती हैं। अब आइए देख लेते हैं एक एग्जांपल कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है और एक ऐसी धातु लेते हैं कि वो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागती है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, तो एक और धातु ले लेते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और वह कैसे हो जाएगी, धनात्मक आवेश से आवेशित हो जाएगी। तो आइए देख लेते हैं, अब की बार ले लेते हैं कोई एक कैल्शियम ले लेते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे कैल्शियम Ca। ये क्या है, ये कैल्शियम है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर कैल्शियम, कैल्शियम। अब देख लेते हैं बेटा कि यहाँ पर कैल्शियम है, अब ये क्या करेगी, कैल्शियम अपने आप को कैसे कैल्शियम आयन बनाता है, यानी Ca। अब यहाँ पर 2 प्लस हो जाते हैं, यानी +2 लिख देते हैं, इसका मतलब है कि +2 है, या पर यहाँ पर 2 बार प्लस प्लस लगा सकते हैं, वो भी होता है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कैल्शियम आयन। क्या बना देगा, कैल्शियम आयन बना देगा, कैल्शियम आयन। और प्लस में अब इसने कितने इलेक्ट्रॉन बाहर किए हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 हैं, 2 प्लस हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि किसी भी पदार्थ में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर रही होगी, तो उस पदार्थ ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। भाई उसके पास जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 4 संख्या प्रोटॉन थे और 4 संख्या इलेक्ट्रॉन थी। अब इस पदार्थ ने क्या किया कि 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। भाई उसने कहा कि भाई ऐसा करो तुम दोनों लोग बाहर निकलो, तो 2 इलेक्ट्रॉनों को उसने बाहर निकाल दिया। अब संख्या कितनी थी, अब यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या देख लेते हैं, तो भाई प्रोटॉनों की संख्या तो 4 थी, प्रोटॉन कितने थे, 4 थे। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे परमाणु में, तो इलेक्ट्रॉन बचे हैं 2। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो अभी 2 इलेक्ट्रॉनों से ये 4 प्रोटॉन में जब कैंसिल करेंगे तो 2 तब भी शेष बच जाएंगे, तो वहीं आप प्लस में 2 का चिन्ह लग जाता है। तो बच्चों अब आप लोग समझ गए होंगे कि जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है उतने ही प्लस उसके ऊपर लग जाते हैं। यदि 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो 3 प्लस के चिन्ह बन जाएंगे, जितने प्लस के चिन्ह हो तो आप लोग समझ जाओ उतने ही इलेक्ट्रॉन वो धातु त्याग रही है। जैसे यहाँ पर सोडियम के ऊपर 1 प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब है कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से त्याग दिया है, बाहर निकाल दिया है। और यहाँ पर कैल्शियम में 2 प्लस है, इसका मतलब है कैल्शियम ने अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकाल देता है। तो अब जो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये चीज़ें किस तरीके से होती हैं, कैसे हम लोग समझ गए हैं कि कैसे कोई धातु जो है वह 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने आप को आयन में परिवर्तित करती है, जिसे हम लोग कैटायन भी बोलते हैं या धन आयन भी बोलते हैं। तो बच्चों अब आप लोग समझ गए होंगे कि धातुएं किस तरीके से धनायन बनाती हैं। अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट कि धातुएं और क्या करती हैं। तो भाई धातुएं क्या करती हैं, ये ऑक्सीजन से भी क्रिया करती हैं। धातुएं क्या करती हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं, और ये क्या करती हैं, क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। तो लिख देते हैं धातुएं, ऑक्सीजन से क्रिया करके
धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। ये क्या है, धातुएं जो हैं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या करती हैं, क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। तो अब आइए देख लेते हैं कि धातुएं किस तरीके से क्रिया करती हैं। तो भाई यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं सोडियम। सोडियम एक धातु है। अब इसकी क्रिया किससे कराते हैं, कह रहा है कि धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं, तो क्रिया किससे करेंगी, O2 से क्रिया करेंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा O2। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, क्रॉस डेट लगा देते हैं। ये क्या है, सोडियम है, लिख लेंगे भाई ये सोडियम है, और ये क्या है, ऑक्सीजन है, लिख लेंगे ये क्या है, ऑक्सीजन है। अब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बन जाता है, तो जो इसके साथ होता है 2, ये 2 आकर इसमें जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा Na2, और ये बचेगा O, तो यहाँ पर O आ जाएगा। तो अब यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या ये हमारा समीकरण संतुलित अवस्था में है या नहीं है। अब यहाँ पर देख लेते हैं ये बना क्या है, तो बेटा ये बना है सोडियम ऑक्साइड। क्या बना है ये, इसे बोलते हैं हम लोग सोडियम ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बना दिया है, सोडियम ऑक्साइड बना दिया है। अब हमें देखना है, तो यहाँ देख लेते हैं कि Na की एक मात्रा है, यहाँ पर Na की 2 मात्रा है, यहाँ पर O2 2 है, यहाँ पर O2 1 है। तो अब क्या करेंगे, इसे यदि हम लोग बराबर करेंगे तो किस तरीके से भाई बराबर करेंगे, तो यदि हम लोग यहाँ पर 2 रख देते हैं, क्या कर देते हैं, 2 रख देते हैं, तो अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि Na की मात्रा कितनी हो गई, यानी सोडियम कितने हो गए, 2 दूनी 4, यानी सोडियम तो 4 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन 2 हो गया। तो ऑक्सीजन को बराबर करने के चक्कर में हम लोगों ने क्या किया, सोडियम के साथ छेड़खानी कर दी। भाई सोडियम 1 था, सोडियम 4 बन गया। ऑक्सीजन तो बराबर हो गए, 2 यहाँ पर है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, लेकिन जब सोडियम यहाँ पर 4 बन गया तो यहाँ पर ये सोडियम अकेला है, तो इस वाले सोडियम को भी हमें क्या करना पड़ेगा, 4 बनाना पड़ेगा। तो अब यह अभिक्रिया कैसी हो गई, संतुलित हो गई। और हम बच्चों पढ़ चुके हैं कि अभिक्रिया को हम लोग कैसे करते हैं, संतुलित अभिक्रिया बनाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सीख लेते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि जब यह जल से क्रिया करता है, क्या करता है, जब यह जल से क्रिया करता है तो क्या करता है, जल में घुलकर क्षार बना देता है। तो क्या करता है, ये जल में घुलकर क्षार बना देता है। जल में घुलकर क्या करता है, क्षार बना देता है। तो आइए देख लेते हैं यहां पर क्या बना था, तो यहां पर बना था बच्चों Na2O, यानी सोडियम ऑक्साइड बना था। अब इसने किसके साथ क्रिया की है, इसने क्रिया की है H2O के साथ, यानी जल के साथ क्रिया की है। तो आइए यहाँ पर लिख देते हैं, ये क्या था, सोडियम ऑक्साइड, लिख देते हैं बच्चों यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड लिखेंगे, आप लोग साथ में लिखते रहिएगा, सोडियम ऑक्साइड। और ये क्या है, जल है। अब जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बना देगा भाई, क्षार बना देगा। और क्षार हम लोग जानते हैं क्या क्या क्षार बना था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या बनेगा, यानी Na, और ये O पहले आ जाएगा और H मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, OH, NaOH बन जाएगा। अब आइए देख लेते हैं ये क्या बन गया, ये बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिख देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या यह हमारी अभिक्रिया एक संतुलित अभिक्रिया है या नहीं है। तो देख लेते हैं भाई कि अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं Na 1 है, यहाँ पर Na 2 है, यानी 2 मात्राएं हैं। तो भाई अभिक्रिया संतुलित है नहीं, तो अभिक्रिया संतुलित करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो यहाँ पर सोडियम 2 हो गए, यहाँ पर भी सोडियम 2 हो गए। अब यहाँ पर देख लेते हैं हाइड्रोजन 2 हैं, तो हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन 1 और 1 2 थे, ऑक्सीजन 2 हैं। तो भाई अब ये अभिक्रिया हमारी कैसी हो गई, अब यह एक संतुलित अभिक्रिया बन गई। तो आई होप बच्चों अब आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से धातुएं क्रियाएं करती हैं और किस तरीके से धातुओं के गुण होते हैं, धातुएं क्या क्या करती हैं। अब आइए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पढ़ लेते हैं इसका। तो भाई क्या है, धातुएं रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रखी जाती हैं। बच्चों आप लोग ये बात हमेशा याद रखिएगा, धातुएं रासायनिक विद्युत श्रेणी जो होती है, यानी धातुएं जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से सदैव ऊपर रखी जाती हैं। वे तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस में विस्थापित हो जाती हैं। किससे क्रिया करती हैं, तनु अम्लों से।
तो फ्रेंड्स आप लोग लिखते रहिएगा, नोट बनाते रहिएगा, सारी चीज़ें यहाँ से लिखना संभव नहीं है, हम आप लोगों को बोलते जा रहे हैं, तो आप लोग वो भाषा भी लिख सकते हैं कि धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रखी जाती हैं। वे तनु अम्लों के साथ तनु अम्लों के साथ तनु अम्लों के साथ क्रिया करके तनु अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस में विस्थापित हो जाती हैं। तो आइए देख लेते हैं, जैसे हम लोग कोई धातु ले लेते हैं, धातु कौन सी लेंगे, पोटेशियम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, पोटेशियम। के से क्या होता है, पोटेशियम होता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे पोटेशियम। ये क्या है, ये बेटा है पोटेशियम है। तो हमने पोटेशियम ले ली। अब इसकी क्रिया किससे कराएंगे, यानी तनु अम्लों से। तो अम्ल से क्रिया कराएंगे। अम्ल क्या होता है, HCl। आप लोग जानते हो, हमने बताया भी है, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको आप लोग नीचे लिखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब ये क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो बच्चों हम आप लोगों को बता चुके हैं कि ये A है, ये B है और ये C है। तो ये के क्या करेगा, इसे विस्थापित कर देगा। इस हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो बॉन्ड बना है, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन का है, आपस में बैठे हुए हैं, साथ में मस्ती कर रहे हैं। यहाँ से पोटेशियम जाएगा और खटाक से इन पर किक मारेगा और यहाँ से क्लोरीन को छुड़ा लेगा। क्या करेगा, क्लोरीन को जो है छुड़ा लेगा, अच्छा सा लालच देगा, क्लोरीन इसे छोड़ देगा। तो क्लोरीन छोड़कर क्या कहाँ चला जाएगा, अब क्लोरीन जब H को छोड़ेगा तो किसके पास जाएगा, के पास जाएगा। तो क्या बन जाएगा, KCl बन जाएगा। और ये अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं, क्या बना देगा, ये पोटेशियम क्लोराइड बना देगा, पोटेशियम क्लोराइड बना देगा। और साथ में क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस में विस्थापित हो जाता है। तो यहाँ पर प्लस में अब क्या बचेगा, तो अब यहाँ पर जब Cl इसके साथ में चला गया तो अब क्या बचा, हाइड्रोजन। तो अब हाइड्रोजन में क्या बचा, H2। और ये गैस है तो ये गैस ऊपर की तरफ चली जाएगी, जैसा कि आप लोग जानते हो। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं भाई कि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन केवल 1 है। तो अब ये बड़ा मैटर गड़बड़ हो गया, समीकरण हमारा संतुलित अवस्था में नहीं है, असंतुलित है, परेशान है। तो अब इसे परेशानी को दूर करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर हमने क्या किया, हाइड्रोजन को 2 कर दिया। अब हाइड्रोजन तो 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के चक्कर में क्लोरीन भी 2 हो गया। अब यहाँ पर क्लोरीन 1 है तो यहाँ पर हम क्लोरीन को 2 करेंगे। तो यहाँ पर क्लोरीन तो 2 हमने बराबर मिला दिए, लेकिन यहाँ पर पोटेशियम गड़बड़ हो गया, पोटेशियम 2 हो गया। अब यहाँ पर पोटेशियम 1 है तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, 2 बना देंगे। तो जैसे पोटेशियम में 2 किया, अब यह हमारा समीकरण कैसा हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। आप लोग इसे चेक करके देख सकते हैं कि यह समीकरण कैसा है, एक संतुलित समीकरण है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी अपक्रिया को बनाते हैं। अब देख लेते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, सोडियम की क्या करेंगे, ये क्या है, ये सोडियम है। अब सोडियम की क्रिया किससे कराएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से ही कराएंगे, यानी HCl से सोडियम की क्रिया कराएंगे। तो बच्चों ये क्या करेगा, सोडियम भी वही कार्य करेगा। इससे क्या करेगा, क्लोरीन को लालच देगा, अपने पास बुला लेगा। और क्लोरीन भी जो है ये बहुत ही धोखेबाज है। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन गैस जो है ये कैसी है, धोखेबाज है। जो इसे लालच देता है, खटाक से उसके पास चली जाती है और अपने पहले वाले अभिकारक को छोड़ देती है, एक नया उत्पाद बना देती है। तो ये क्लोरीन क्या करेगी, सोडियम के साथ मिल जाएगी। भाई नए वर्ष में देखो ये सब क्या क्या हो रहा है, क्या क्या देखना पड़ रहा है केमिस्ट्री के चक्कर में। क्या है, सोडियम है, सोडियम क्या करेगी, क्लोरीन को अपने साइड में मिला लेगी। तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया सोडियम क्लोराइड। क्या बन गया बेटा, ये बन गया सोडियम क्लोराइड। और प्लस में क्या बचा, इसके पास बेचारे के पास केवल हाइड्रोजन है, गैस है, H2 हुआ और ये फुर्रत है उड़ गया आसमान में, एकदम आजाद हो गया, चला गया चांद आसमान को छोड़कर। उस तरीके की घटना हो गई। जब तक क्लोरीन साथ में था तब तक ये नीचे थी, अब जैसे क्लोरीन ने इसका साथ छोड़ा, गैस बन गई और खटाक से ऊपर उड़ गई, एकदम आसमान में चली गई। तो अब ये क्या हुआ, ये एक अभिक्रिया हो गई। ये क्या है, अब देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारी जो समीकरण है क्या वह संतुलित अवस्था में है या नहीं है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, संतुलित नहीं है। तो अब इस हाइड्रोजन को हम लोगों ने क्या किया, 2 कर दिया। अब हाइड्रोजन को 2 करने के चक्कर में क्या हुआ, क्लोरीन गड़बड़ हो गया, क्लोरीन 2 हो गए। यहाँ पर क्लोरीन 1 है तो यहाँ पर हमने क्या किया, क्लोरीन को 2 कर दिया। अब जब हमने क्लोरीन को 2 कर दिया तो अब क्या हो गया, सोडियम परेशान हो गया, क्योंकि क्लोरीन के चक्कर में सोडियम उसी के साथ मिला था तो सोडियम 2 हो गए। अब यहाँ पर सोडियम क्या है, 1 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 लगाएंगे। तो अब जब यहाँ पर हम 2 लगा देंगे तब अब यह अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, यह अभिक्रिया बन जाएगी एक संतुलित अभिक्रिया। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने सीखा है कि धातुएं किसे कहते हैं, धातुओं के क्या क्या गुण होते हैं। तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि धातुएं क्या होती हैं, धातुओं के क्या गुण होते हैं। अब आइए देख लेते हैं बच्चों की अधातुएं किन्हें कहते हैं। अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, अधातुएं। धातुएं तो हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत सारे उनके बारे में हम लोगों ने जानकारी भी कर ली। अब हम लोग देखेंगे कि अधातुएं क्या होती हैं। तो आइए हेडिंग डाल लेते हैं, अधातुएं यानी अधातु, नॉन मेटल्स।
धातुओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेटल्स कहते हैं। और अधातुओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स बोलते हैं। तो भाई अधातुएं क्या होती हैं? ये जस्ट धातुओं की उल्टा होती है। अधातुएं क्या होती हैं? जस्ट धातुओं की उल्टा होती हैं, यानी इनमें विपरीत प्रकृति के गुण पाए जाते हैं। यानी धातुएं क्या होती हैं? लिखेंगे अधातुएं, अधातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की मुख्य रूप से कुचालक होती हैं। अब बच्चों सुचालक और कुचालक का अर्थ तो आप लोग जानते होंगे। सुचालक मतलब कि वो अपने अंदर से विद्युत को आसानी से प्रवाहित होने देती है, तो वो सुचालक हो गई। और कुचालक का मतलब क्या होता है? वो अपने अंदर से आसानी से विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं भाई? वो कुचालक कहलाती हैं। तो इस तरीके से हम लोग समझ जाते हैं कि क्या ये होती हैं। तो अब आइए देख लेते हैं कि मुख्य रूप से क्या होती हैं। ये कुचालक होती हैं। इनमें इनमें तन्यता का तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। ये तन नहीं होती हैं, इन्हें खींचकर लंबा बढ़ा नहीं सकते हैं। जैसे इसमें हम लोग चोट करते हैं, ये फटाक से दो भागों में टूट जाएंगी, इन्हें हम लोग बढ़ा नहीं सकते हैं, यानी ये तन्य नहीं होती हैं अधातुएं। और ना ही इनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। कैसी होती हैं? इनमें आघात वर्धनीयता का भी गुण नहीं पाया जाता है। अब आइए देख लेते हैं, इनमें आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। ये चीज़ें आप लोग इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी होती हैं। जैसे अधातुएं में कौन कौन से आते हैं, ये चीज़ हमें याद करना है कि अधातुएं होती कौन कौन सी हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन सी अधातुएं होती हैं। कार्बन जो है वो एक क्या है? अधातु है। उसके बाद में सल्फर हो गया, सल्फर अधातु है। फास्फोरस भी एक अधातु है। सिलिकॉन ये भी एक अधातु है। हाइड्रोजन ये भी एक अधातु है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये भी एक क्या है? अधातु है। क्लोरीन ये भी क्या है? एक अधातु है। क्लोरीन भी अधातु के अंतर्गत आता है। ब्रोमीन हो गया। आयोडीन हो गया। आयोडीन भी। हीलियम हो गया, ये भी एक अधातु है। नियॉन हो गया। आर्गन हो गया, आदि बहुत सारी हो गई। इतने यदि हम लोग याद कर लेंगे तो अपने सिलेबस में इतने ही के बारे में पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं आएंगी। बस हमें इतनी चीज़ों को पूछना है। बस एक चीज़ हमें ध्यान देनी है, ऑक्सीजन में क्या करेंगे? स्टार पॉइंट लगाएंगे और इसे अंडरलाइन करेंगे। जैसे उसमें हमने बताया था कि एल्यूमिनियम है, उसी तरीके से क्या है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के क्या गुण है बच्चों? कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो अधातु है वो कौन सी है? ऑक्सीजन है। अब इसका सूत्र क्या होता है? यानी कि O2। क्या होता है इसका? O2। यानी पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में, या कहा जाए कि अधिक मात्रा में जो अधातु पाई जाती है, वो अधातु कौन सी है? वो है बच्चों ऑक्सीजन। जैसे यदि कहा जाए कि पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में जो धातु पाई जाती है वो कौन सी थी? एल्यूमिनियम। अब अधातु कौन सी है? ऑक्सीजन। तो हमें बच्चों इतनी चीजें समझनी है कि प्रचुर मात्रा में कौन सी चीजें पाई जाती हैं। आयोडीन को छोड़कर, यहां पर देख लेते हैं, पॉइंट में देख लेते हैं, हैशटैग पॉइंट में, आयोडीन को छोड़कर सभी अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं।
चमकदार नहीं होती हैं। उसमें क्या था बच्चों, धातुएं कैसी थी, चमकदार होती थी। इसमें कैसी हैं, यानी आयोडीन को छोड़ दिया जाए तो बाकी की जो बची हुई धातुएं हैं वो चमकदार नहीं होती हैं। बस हमें यही पॉइंट पढ़ना है कि जो बाकी की धातुएं हैं वो क्या है। अब इसका एक पॉइंट और है, क्या है, ग्रेफाइड को छोड़कर, यानी क्या है, ग्रेफाइड को छोड़कर, एक स्टार पॉइंट लिखेंगे, ग्रेफाइट को छोड़कर ग्रेफाइट बच्चों आप लोग जानते हैं पेंसिल जो होती है, पेंसिल के अंदर जो ब्लैक पड़ी होती है, यानी इधर उधर तो लकड़ी का बना होता है, बीच में जो ब्लैक टाइप की होती है बस वही होती है ग्रेफाइट। क्या होती है वो, ग्रेफाइट होती है। तो ग्रेफाइट को छोड़कर सभी अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती हैं या विद्युत की कुचालक होती हैं, विद्युत की कुचालक होती हैं। क्या होती हैं, विद्युत की कुचालक होती हैं। यानी ग्रेफाइट जो है वो विद्युत को क्या करता है, अपने अंदर से प्रवाहित होने देता है, लेकिन बाकी की जो अधातुएं हैं वो क्या हैं, अपने अंदर से विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देती हैं। तो ये इनमें क्या है, एक गुण पाया जाता है। अब देख लेते हैं कि जैसे धातुएं क्रिया करती थी तो क्या बनाती थी, उसी तरीके से जो अधातुएं हैं वो क्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि जब ये त्यागती हैं तो ये क्या करती हैं, तो अधातुएं, स्टार पॉइंट बनाएंगे, अधातुएं वैद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं, अधातु वैद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। क्या होते हैं ये, वैद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन, वो क्या करते थे, धातुएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाती हैं। वो कैसे बनाते थे, धन आयन बनाते थे, ये क्या बनाएंगी, ऋण आयन बनाती हैं, ऋण आयन बनाती हैं। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से ये। अब जैसे हम लोग यहाँ पर एक अधातु ले लेते हैं, क्या है, क्लोरीन है। क्या है, जैसे हम लोगों ने एक अधातु ले ली क्लोरीन, ये क्या है बेटा, ये है क्लोरीन। तो हम लोगों ने एक अधातु क्या ले ली, क्लोरीन ले ली है। अब ये क्या करेगी भाई, ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, यानी प्लस का एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले लेता है। तो अब ये क्या बना देता है यहाँ पर, अब ये बना देता है क्लोरीन आयन बना देता है। तो यहाँ पर क्या लग जाता है, माइनस का चिन्ह लग जाता है, तो लिख देंगे क्लोरीन आयन, क्लोरीन आयन। तो इस तरीके से अधातुएं क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाती हैं, और धातुएं कैसी थी, इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाती थी। जैसे ऑक्सीजन ले लेते हैं, ये क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, प्लस में क्या करेगा, अब ये क्या करता है, ये दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्या करता है, ये दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। तो क्या बना देता है, तो ये ऑक्सीजन के साथ में 2 माइनस बना देगा। यहाँ पर एक है, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है, जहां पर 2 माइनस है इसका मतलब इसने दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है। तो क्या बन गया, ये ऑक्सीजन आयन बन गया, ऑक्सीजन आयन। तो इस तरीके से ये क्या करती हैं, क्रियाएं करती हैं। अब आइए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके, अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करके, अधातु ऑक्सीजन से क्या करती हैं, क्रिया करके अम्लीय तथा उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। क्या करती हैं, अम्लीय तथा, वो कैसे बनाते थे, क्षारीय बनाते थे, ये क्या बनाते हैं, अम्लीय तथा उदासीन, अम्लीय तथा उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं, ऑक्साइड बनाती हैं। तो अब आइए देख लेते हैं किस तरीके से ये ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं। तो कोई एक अधातु ले लेते हैं भाई, तो हमने एक अधातु ले ली है कार्बन,
कौन सी अधातु हमने ली है? कार्बन, यानी सी ले लिया। और प्लस अब किससे क्रिया करेगा? ये O2 से क्रिया करेगा, ठीक है ना, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। फिर ये क्या बनाएगा? यहां पर लिख देते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अब ये क्या बनाएगा भाई? ये सी है और O2 है, तो मिलकर क्या बना देगा? CO2 बना देगा। अब ये CO2 बन गया तो ये क्या बन गया? ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या लिखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ये लिख देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो ये क्या करता है? यानी अधातु जो है किसी ऑक्सीजन से क्रिया करके अम्लीय तथा उदासीन ऑक्साइड बनाता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसे ये क्या कार्य करता है? ये एक अम्लीय प्रकृति का होता है। अब देख लेते हैं कि ये जल के साथ क्रिया करता है। क्या करता है? जल के साथ क्रिया करता है। तो क्या बनाएगा? CO2 और प्लस H2O। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ये क्या है? जल है। तो अब ये इसके साथ क्रिया करेगा तो क्या बना देगा? तो आइए यहां पर देख लेते हैं। ये बना देगा H2CO3। क्या बना देगा? ये H2 बना देगा, और ये C1 है तो C1 हो जाएगा। अब 2 O इधर है ऑक्सीजन का, 1 O इधर है तो O3 बना देगा। तो ये बन जाएगा H2CO3। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। इसे क्या बोलते हैं? कार्बोनिक अम्ल। इसे हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल बोलते हैं। और इसका नाम तो आप लोग जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर लिख दिया गया है, आप लोग भी लिख लीजिएगा। ये क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो बच्चों यहाँ पर एक हम लोग नोटिस लिखेंगे। नोटिस क्या लिखेंगे? फ्लूरोन को छोड़कर, फ्लूओरीन को छोड़कर, फ्लूओरीन यानी कि F को छोड़कर अधातुएं जल से क्रिया नहीं करती हैं। अधातुएं जल से क्रिया नहीं करती हैं। जल से क्रिया नहीं करती हैं यानी क्या है? केवल फ्लूओरीन को छोड़कर अधातुएं जल से क्रिया नहीं करती हैं। जल से क्रिया नहीं करती हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोगों ने पढ़े कि अधातुओं के क्या क्या गुण होते हैं, अधातुएं किस तरीके से व्यवहार करती हैं। अब अधातुओं में और क्या होता है? जल से क्रिया नहीं करती हैं। लिख लेते हैं ताकि नोट बनाने में आसानी रहे। एक और पॉइंट इंक्लूड कर लेते हैं। अधातुएं तनु अम्लों से क्रिया नहीं करती हैं। अधातुएं तनु अम्लों से क्रिया नहीं करती हैं। क्रिया नहीं करती हैं यानी अधातुएं क्या हैं? ये तनु अम्लों से कोई भी क्रिया नहीं करती हैं। अगला पॉइंट, अधातुएं एक ऑक्सीकरण की तरह कार्य करती हैं। अधातुएं एक ऑक्सीकरण की तरह कार्य करती हैं। अधातुएं एक ऑक्सीकरण की तरह क्या करती हैं? कार्य करती हैं। वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखती हैं। क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। भाई अधातुएं क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं। जैसा कि अभी आप लोगों को बताया गया था। क्या बताया गया था? कि जैसे कोई क्लोरीन है, अब ये क्लोरीन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, और जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ग्रहण हो जाता है तो ये क्या बना देता है? ये क्लोरीन आयन बना देता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं क्लोरीन आयन। क्लोरीन आयन। तो ये क्या बना देता है? ये एक क्लोरीन आयन बना देता है। तो बच्चों, इस तरीके से हम लोगों ने सीखा कि धातुएं क्या होती हैं और अधातुएं क्या होती हैं, उनके गुण कौन कौन से होते हैं, किस तरीके की उनकी क्रियाएं होती हैं। तो बच्चों, यदि क्वेश्चन पे यदि आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं धातुएं और अधातुएं, तो जितनी चीज़ें आप लोगों को लिखाई गई हैं बस उतनी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। इतने से बाहर भी कोई भी टॉपिक नहीं जाएगा। अब आइए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है। तो बच्चों, नेक्स्ट परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं कि खनिज किसे कहते हैं। क्या पढ़ते हैं? खनिज।
तो आइए देख लेते हैं खनिज क्या होते हैं। तो भाई खनिज क्या होते हैं, यानी प्रकृति में क्या है, प्रकृति में पृथ्वी के अंदर धातुएं प्राथमिक अवस्था में पाई जाती हैं। यानी प्रकृति में क्या है, धातुएं जो हैं वो प्राथमिक अवस्था में पाई जाती हैं। तो उनके जो यौगिक होते हैं, उनके जो यौगिक होते हैं वो जिस कंडीशन में पाए जाते हैं, जिस अवस्था में पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं, उन्हें हम लोग बोल देते हैं खनिज बोल देते हैं। क्या कह देते हैं, खनिज लवण। क्या कह देते हैं, आप लोगों ने शब्द सुना होगा कि खनिज लवण कहा जाता है। तो वो क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। तो इनकी डेफिनेशन क्या होती है, 2 लाइन की डेफिनेशन है, आइए साथ में हम लोग लिखते चलते हैं कि प्रकृति में पृथ्वी के अंदर प्रकृति में पृथ्वी के अंदर धातुएं प्राथमिक धातुएं प्राथमिक धातुएं प्राथमिक अवस्था धातुएं प्राथमिक अवस्था अथवा उनके यौगिक अथवा उनके यौगिक अथवा उनके यौगिक जिस अवस्था में पाए जाते हैं, जिस अवस्था में पाए जाते हैं पाए जाते हैं वह खनिज कहलाते हैं। वह खनिज कहलाते हैं। वो क्या होते हैं, खनिज क्या कहलाते हैं, यानी उन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं, खनिज कहते हैं। अब देख लेते हैं कि अयस्क किसे कहते हैं। क्या लिखेंगे, अयस्क किसे कहते हैं। तो अयस्क देख लेते हैं बच्चों, वे खनिज वे खनिज जिनसे किसी धातु को जिनसे किसी धातु को जिनसे किसी धातु को आसानी से किसी धातु को आसानी से तथा कम व्यय में तथा कम व्यय में, व्यय मीन्स खर्च में, यानी कम खर्च में, कम पैसा खर्च हो, कम खर्च में प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, वे अयस्क कहलाते हैं। वे अयस्क कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से अयस्क होते हैं, जैसे कॉपर पायराइड, कॉपर पायराइड, कॉपर पायराइड, इसका फार्मूला क्या होता है, CuFeS2, ये होता है कॉपर पायराइड का। अब देख लेते हैं रूबी कॉपर क्या होता है। आप लोगों ने सुना होगा रूबी कॉपर। रूबी कॉपर नहीं सुना होगा, आप लोगों ने रूबी मणि सुनी होगी। जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो डायमंड होते हैं जो अंगूठी में बनाए जाते हैं, उसी तरीके से एक नीलम पत्थर होता है जो बहुत ज़्यादा बेस कीमती होता है। उसी तरीके का एक रूबी भी नाम का पत्थर होता है जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, बहुत ज़्यादा कीमती होता है, आम लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो वो वही ये कॉपर होता है। कौन सा होता है, रूबी कॉपर इसे बोलते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, Cu2O। इसे क्या लिखते हैं, Cu2O। ये होते हैं क्या, अयस्क के भाग होते हैं, यानी इस तरीके से अयस्क बनते हैं जो हमें ये प्राप्त होते हैं। और ये किसके हैं, ये सब कॉपर के अयस्क हैं। इसी तरीके से प्रत्येक धातु से जब हम कम खर्च में उन चीज़ों को प्राप्त करते हैं, यानी ऐसे वे खनिज जिनसे धातु को आसानी तथा कम व्यय में प्राप्त किया जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। तो आई होप बच्चों अब आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से खनिज होते हैं और किस तरीके से अयस्क होते हैं। अब देख लेते हैं इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है। तो भाई इसकी नेक्स्ट जो डेफिनेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। तो आइए वही चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जा चुकी हैं और प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई तरीके से आती रहती हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या है, आयनिक यौगिक है। क्या पढ़ेंगे हम लोग, अब आयनिक यौगिक पढ़ेंगे। तो आइए देख लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या पढ़ेंगे, आयनिक यौगिक। तो हेडिंग डाल देते हैं आयनिक यौगिक।
आयनिक यौगिक। तो आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स कि आयनिक यौगिक क्या होते हैं, किस तरीके से ये बनते हैं। तो भाई आप लोग पहले समझ लो, आयनिक यौगिक वे यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिक क्या होते हैं, वे यौगिक होते हैं जिनमें एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक रासायनिक बंध के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, रासायनिक बंध। जहां पर बात आ जाए बंध की, बंध मीन्स बॉन्ड की, क्या है, फिर से एक बार समझो, यानी आयनिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, यानी स्थानांतरण मीन्स एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का जाना। जैसे आप लोग एक एक अपने घर से दूसरे घर में जाते हो, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी जो होते हैं वो भी परमाणु, एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरित होते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रॉन हो और घर आपका क्या है, परमाणु है, तो आप अपने घर से दूसरे घर में जाओगे तो आपका क्या होगा, स्थानांतरण होगा। तो आप एक इलेक्ट्रॉन के तरीके से कार्य कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो क्या है कि आयनिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक रासायनिक बंध से होता है। इन यौगिकों में दो विपरीत आवेशित आयन, यानी एक होता है धनायन और एक होता है ऋण आयन, एक दूसरे से प्रबल वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक इसमें क्या था, धातु थी और एक क्या थी, अधातु थी। अभी धातुएं और अधातुएं हम लोगों ने अलग अलग पढ़ी थी, लेकिन आयनिक आयनिक यौगिक में क्या है, धातु एक अधातु के साथ में जुड़ी हुई है। क्या है, यानी एक जो धातु है वो एक अधातु को अपने साथ में जोड़े हुए है, और वो किस तरीके से जोड़े हुए हैं, वो एक बंध के द्वारा। उस बंध को क्या बोलते हैं, रासायनिक बंध। तो आइए देख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, आयनिक यौगिक यानी इसमें एक परमाणु से, इसमें एक परमाणु से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट ही पढ़ाए जा रहे हैं, ज़्यादा फालतू की चीज़ें हम आप लोगों को बताने वाले हैं नहीं, क्योंकि ज़्यादा समय है नहीं। आप लोगों को उतनी चीज़ें बताई जा रही हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है। तो जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं आप लोग बहुत अच्छे से नोट बनाएं, अच्छे से चीज़ों को सुने और समझें, ताकि आप लोगों को रटना ना पड़े। यानी इसमें एक परमाणु की इलेक्ट्रॉन, एक परमाणु की इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु में, दूसरे परमाणु में, दूसरे परमाणु में स्थानांतरण से, परमाणु में स्थानांतरण से एक रासायनिक बंध, एक रासायनिक बंध, रासायनिक बंध बनाते हैं। क्या करते हैं, एक रासायनिक बंध बनाते हैं, यानी एक रासायनिक बॉन्ड बनाते हैं। इन यौगिकों में, इन यौगिकों में, इन यौगिकों में विपरीत, विपरीत आवेशित आयन, विपरीत आवेशित आयन। अब विपरीत आवेशित आयन क्या होंगे, यानी एक के पास जब धनायन होगा और दूसरे के पास उसके विपरीत यानी कि ऋणायन होगा। तो यहाँ पर आप लोग विपरीत शब्द का अर्थ समझें, क्या कह रहा है, कह रहा विपरीत, इसका मतलब एक के पास धनायन है, एक धातु है, और एक के पास ऋणायन है यानी एक अधातु है। इतनी चीजें आप लोग समझ सकते हैं, सारी चीजें लिखना संभव नहीं है कि सारी चीजें आप लोगों को बड़ी सी डेफिनेशन लिखवा दी जाए, फिर आप लोगों को कहा जाए भैया रटो, तो रटने में आप लोगों को दिमाग एकदम बर्बाद हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो इस वजह से चीज़ों को बस समझते चलो कि इन यौगिकों में क्या है, विपरीत आवेशित आयन, यानी विपरीत का मतलब है कि एक के पास ये धनायन है तो दूसरे के पास भाई क्या होगा, ऋणायन होगा। विपरीत धन आयन से क्या है, एक दूसरे से, आवेशित आयन से, आयन से एक दूसरे से, एक दूसरे से आकर्षण बल द्वारा, आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, बंधे होते हैं। अब यहां पर शब्द आ गया आकर्षण बल। क्या है, आकर्षण बल। तो आकर्षण बल क्या होता है, जैसे एक के पास है धनायन प्लस है, दूसरे के पास है ऋणायन, तो अब इन दोनों के बीच में क्या है, ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। ये प्लस है, बुलाएगा भैया आ जाओ चुप्पे से एकदम, माइनस को, ये माइनस है, इसे बुलाएगा कि भाई तुम भी हमारे पास आ जाओ। तो इनके बीच में क्या होगा, एक आकर्षण पैदा होगा। क्या होगा, एक आकर्षण पैदा होगा, आकर्षण। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को मोहित करेंगे, सम्मोहित करेंगे। जैसे कि आप लोग एक दूसरे को क्या करते हो, बस यू नो वेरी वेल,
सब लोग जानते हैं। तो उसी तरीके से ये भी है, एक धनायन है और एक ऋणायन है। ये भी एक दूसरे पर क्या करते हैं, आकर्षण बल लगाते हैं, एक दूसरे पर, एक दूसरे की सुंदरता को देखकर एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। तो भाई क्या है, केमिस्ट्री में ये सारी चीजें भी लागू होती हैं, आप लोग समझ रहे हैं। तो आयनिक यौगिक होते हैं। अब आइए इसका एक रिएक्शन समझ लेते हैं। डेफिनेशन इतनी ही काफी है कि इससे बंधे होते हैं। अब एक क्या लेंगे, एक धातु लेंगे। धातु क्या होती है, सोडियम। तो क्या ले लिया हमने भाई, सोडियम ले लिया प्लस। अब एक क्या करेंगे, अधातु लेंगे। अधातु क्या होती है, क्लोरीन। तो एक साथ में क्या करेंगे, क्लोरीन ले लिया। अब आइए यहां पर लिख लेते हैं, ये क्या है, सोडियम है, लिखेंगे सोडियम। ये क्या है, क्लोरीन है, लिखेंगे क्लोरीन। अब यहां पर ये क्या करेंगे, ये बनाएंगे इस तरीके से, क्रॉस दैट। तो अब यहां पर देख लेते हैं बना क्या। तो भाई यहां पर बनेगा क्या, ये N है और ये Cl है। तो यहां जाहिर सी बात है क्या बना देगा, ये NaCl बना देगा, यानी सोडियम क्लोराइड बना देगा। ठीक है ना। अब ये बॉन्ड किस तरीके से बनाते हैं, तो ये बॉन्ड भी हम लोग समझ लेते हैं। ये क्या है, यहां पर एक प्लस पॉइंट होता है जैसा कि हम लोग जानते हैं। अब ये क्या है, क्लोरीन है, इसके पास इस तरीके से एक ऋणात्मक होता है, यानी यहां पर इस तरीके से इसके बॉन्ड होते हैं, यहां पर एक हो जाता है। अब ये क्या करता है, जब बनाता है तो यहां पर एक ये सोडियम है, एक ये इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। अब जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसके पास में क्या है, एक की कमी है। तो ये क्या करेगा, एक इसे मिल जाएगा, तो इसके तरफ दोनों हो जाएंगे। किस तरीके से दोनों हो जाएंगे, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर सोडियम के साथ में, जब सोडियम अलग था इस तरीके से Na, तो ये प्लस में था। अब यहाँ पर जब ये क्लोरीन है तो क्लोरीन के पास क्या हो जाएगा, इस तरीके से, यानी Cl है। तो इसके पास पहले से इस तरीके से इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर। अब एक तो इसके पास पहले था, एक की कमी थी तो इसने एक त्याग दिया, एक त्याग दिया तो इसके पास यहाँ पर इस तरीके से मिल गया। अब जहाँ पर इस तरीके से मिल गया है तो अब ये क्या बना देगा, ये बना देता है NaCl, यानी ये क्या बना देता है, ये बना देता है NaCl, यानी ये बन जाता है सोडियम क्लोराइड। तो इस तरीके से ये क्या है, ये एक आयनिक यौगिक का एग्जाम्पल है, एक ये आयनिक यौगिक की डेफिनेशन है। तो बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि आयनिक यौगिक क्या होते हैं, जिसमें एक धातु और एक अधातु क्रिया करके क्या करता है, एक लवण का निर्माण करता है, एक लवण को बनाता है। समझ गए हैं बच्चे। अब आइए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन समझेंगे। तो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, हम लोग समझेंगे धातुमल। क्या समझेंगे, धातुमल। क्या समझेंगे बच्चों, हम लोग धातुमल समझेंगे। भाई धातुमल क्या है, तो आइए समझ लेते हैं। यानी अयस्क में, अभी आप लोगों को पढ़ाया था अयस्क और खनिज, उसी की बात हो रही है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों की क्या है, ध्यान सुनिएगा, कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों की गालक की अभिक्रिया से बनने वाले गलकर, क्या है, गालक की अभिक्रिया से बनने वाले गलकर अलग होने वाले पदार्थों को धातुमल कहते हैं। तो आइए जब हम लोग इसका एक रिएक्शन समझेंगे, एक इसका एक समीकरण समझेंगे, तब हमारे ये समझ में आएगा ज़्यादातर। आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। 2 लाइन की डेफिनेशन है, यानी क्या है कि अयस्क में उपस्थित, लिख लेते हैं बच्चों, कि अयस्क में उपस्थित, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों की, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों की गालक की अभिक्रिया, क्या है, गालक की अभिक्रिया। अभी बताएंगे कि गालक क्या होता है, गालक के बारे में भी समझाएंगे। गालक की अभिक्रिया, गालक की अभिक्रिया से बनने वाले, अभिक्रिया से बनने वाले, बनने वाले गलकर, गलकर अलग होने वाले, अलग होने वाले, गलकर अलग होने वाले पदार्थ को, पदार्थ को धातुमल कहते हैं, धातुमल कहते हैं। तो बच्चों अब आप लोग समझ गए हैं कि किस तरीके से। अब आइए इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि ये चीजें हम लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। क्या है, जब क्षारीय गालक, क्या है, कोई गालक ले लेते हैं, जब क्षारीय गालक जैसे मैग्नीशियम, और क्या है, जब क्षारीय गालक अम्लीय अशुद्धि, कोई क्या है, अम्लीय अशुद्धि से क्रिया करता है, कोई क्षारीय गालक है, क्या करता है, वो अम्लीय अशुद्धि से क्रिया करता है, तो क्या करता है, धातुमल के रूप में बन जाता है, धातुमल के रूप में अपने आप को बनाता है। तो किस तरीके से बनाता है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या है, कि एक क्षारीय गालक ले लेते हैं, क्या लेंगे, Mg,
CO3 यानी क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसे क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब ये क्या करता है, क्रिया किससे कराता है, सिलिकॉन यानी SiO2 से ये क्रिया कराता है। तो SiO2 से ये क्रिया करता है तो क्या बना देता है, तो ये क्या करता है, यहाँ पर बना देता है Mg। अब क्या करेगा, ये यहाँ से CO2 को हटा देगा और यहाँ पर इस वाली चीज़ को निकाल लेगा। तो क्या करेगा, यहाँ पर O3 है तो एक O भी निकाल लेगा यानी Mg। क्या करेगा, SiO3 और प्लस में, अब इसके पास क्या बचा, CO2, क्योंकि एक O इसने इसमें ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, ये गैस है तो इसे ऊपर की तरफ उड़ा देंगे, ये गैस है। ये क्या है, इस तरीके से नीचे की ओर आ जाएगा, सॉलिड है ये तो यहाँ पर। और ये क्या बन गया, यही बन गया धातुमल। क्या बन गया, ये इसी को हम बोलते हैं भैया कि ये हमें धातुमल प्राप्त हो गया और ये होती है धातुमल। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा कि धातुमल क्या है। यानी धातुमल गलित धातु से हल्का अलग होता है। क्या है, गलित धातु से हल्का अलग होता है। अतः यह गलित धातु की सतह पर तैरता रहता है, जहां इसे समय समय पर हटा दिया जाता है। तो इस तरह से जो चीजें होती हैं वो क्या कहलाती हैं, धातुमल कहलाती हैं। अब इसका नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसकी नेक्स्ट परिभाषा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसका। अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि प्रगलन किसे कहते हैं। प्रगलन देख लेते हैं कि भाई प्रगलन किसे कहते हैं, प्रगलन क्या कहलाता है। प्रगलन क्या है बेटा, समझ लेते हैं हम लोग। धातु ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करते हैं। क्या है, धातु ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करते हैं तो वह अपचयन करने पर क्या करता है, प्रगलित हो जाता है, प्रगलन बनाता है, प्रगलन कहते हैं। तो बहुत ही छोटी डिफिनेशन है, क्या लिखेंगे, धातु ऑक्साइड को कोक के साथ, किसके साथ में, कोक के साथ गर्म करते हैं। क्या करते हैं, कोक के साथ में गर्म करते हैं तो वह अपचयित हो जाता है, यह प्रक्रिया प्रगलन कहलाती है। भाई इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, भाई इस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे कि यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रगलन कहलाती है। अब इसके साथ में किस तरीके से रिएक्शन होते हैं तो आइए समझ लेते हैं। अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या करते हैं, लोहे तथा जिंक को क्या करते हैं, लोहे तथा जिंक को, यानी लोहे और जिंक के ऑक्साइड है उसके क्या करते हैं, कोक के साथ में गर्म करते हैं। तो सबसे पहले लोहे को गर्म कर लेते हैं तो क्या लिखेंगे, लोहे के लिए क्या होता है, फेरिक यानी Fe2O3। ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड है। क्या लिखेंगे, फेरिक ऑक्साइड लिख लेंगे कोष्टक में, फेरिक ऑक्साइड है, यहां पर लिख क्या देंगे, S लिख देंगे। S का मतलब आप लोग समझते थे, S हमने लिखा था उसका मतलब क्या था, सॉलिड, यानी सॉलिड में ठोस। ये क्या है, ठोस अवस्था में है। अब इसको किसके साथ में गर्म करते हैं, कोक के साथ में गर्म करेंगे। कोक को क्या कहते हैं, C यानी कार्बन। ये क्या है, ये भी ठोस है, यहां पर भी S लिख देते हैं। ये भी क्या है, सॉलिड है। क्या है, ये कोक कहलाता है, इसे कोक लिखेंगे। क्या है, ये कोक है, कार्बन भी कह सकते हैं इसको। अब इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, जब क्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है, Fe। क्या बना लेता है अपने आप को, Fe, सॉलिड में बदल देता है S। ये क्या है, लोहा है, प्लस ये क्या बना देता है, यानी CO क्या बना देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है। और ये क्या है, ये गैस है। इस तरीके से इसे ऊपर की ओर उड़ा देते हैं। इस कौन सी गैस है, ये गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैस है। अब यहां पर देख लेते हैं क्या ये अभिक्रिया संतुलित है। यहां पर देख लेते हैं Fe2 थे, यहां पर Fe1 है तो यहां पर Fe2 बना देते हैं। अब यहां पर देख लेते हैं O3 थे, यहां पर क्या है, O जो है केवल एक ही है तो यहां पर भी 3 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, O3 हो जाएगा भाई।
अब यहाँ पर O3 करने के चक्कर में C भी 3 हो गए, तो यहाँ पर तो C 1 है, लेकिन यहाँ पर भी जी 3 करेंगे तो यहाँ पर भी C क्या है, बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, संतुलित अभिक्रिया हो जाएगी। अब आइए देख लेते हैं यदि जिंक के साथ में इसकी क्रिया कराई जाए, यानी ZnO क्या है, ZnO क्या है, जिंक ऑक्साइड है, ये लिखेंगे जिंक ऑक्साइड है, ये जिंक ऑक्साइड। अब इसकी क्रिया किससे कराते हैं, इसकी भी क्रिया किससे कराएंगे, कोक से कराएंगे। कोक मीन्स कार्बन से कराएंगे, ये कोक है। अब इसके साथ में जब क्रिया कराएंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ये क्या है, ये सॉलिड है, एस लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, ये सॉलिड है, ठोस अवस्था में है। यहाँ पर क्या बना देगा, ये Zn बना देगा, जिंक बना देगा। ये क्या है, सॉलिड है, लिख देंगे जिंक बन जाएगा ये। प्लस में CO बना देगा, यानी कार्बन मोनो ऑक्साइड, यहाँ पर भी बना देगा CO, गैस बन जाएगी ये, कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड गैस बन जाएगी। तो इस तरीके से ये होता है क्या, प्रगलन, यानी ये होती है प्रगलन की अवस्था। तो आई होप बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि धातुमल किसे कहते हैं और प्रगलन किसे कहते हैं। अब आइए देख लेते हैं, बहुत ही छोटी डेफिनेशन है, छोटी छोटी डेफिनेशन समझ लेते हैं, क्योंकि इसी तरह की डेफिनेशन जो है एग्जाम में जो है वो पूछी जाती हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि जो नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, उसे बोलते हैं हम लोग निस्तापन। क्या बोलते हैं, निस्तापन। तो आइए यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं, निस्तापन। ये क्या है, निस्तापन है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि निस्तापन किस तरीके से होती है। यानी निस्तापन में अयस्क को, किसको, अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, क्या है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। निस्तापन में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में अथवा वायु की नियंत्रित मात्रा में गलनांक के नीचे रखकर गर्म किया जाता है, जबकि भर्जन में अयस्क को वायु की प्रचुर मात्रा में तीव्र गर्म किया जाता है। तो यह है केवल क्या है, निस्तापन तथा भर्जन क्या है, यानी दोनों चीजें एक ही में है, निस्तापन क्या है और भर्जन क्या है। तो आइए समझ लेते हैं। निस्तापन में अयस्क को, निस्तापन में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में अथवा वायु की नियंत्रित मात्रा में, गलनांक, नियंत्रित मात्रा में गलनांक से नीचे, गलनांक से नीचे गर्म किया जाता है, नीचे गर्म किया जाता है, गलनांक से नीचे गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, जबकि भर्जन में अयस्क को वायु की प्रचुर मात्रा में, तीव्र गर्म किया जाता है, तीव्र गर्म किया जाता है। क्या होता है, तीव्र गर्म किया जाता है। तो बच्चों यदि एग्जाम में क्या है, निस्तापन आए या भर्जन आए, तो हमें यही डेफिनेशन लिखनी, क्योंकि इसी डेफिनेशन में निस्तापन भी मिल गया है और यहाँ पर क्या है, भर्जन भी मिल गया है। बच्चों यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, निस्तापन होना चाहिए इस तरीके से, निस्तापन में। तो फ्रेंड्स आई होप हम लोगों ने समझ लिया है कि निस्तापन क्या होता है और भर्जन क्या होता है। अब आइए देख लेते हैं जिस टॉपिक का हमें इंतजार था, यानी जिस टॉपिक को हमें समझना था, अब उस टॉपिक का नंबर आता है। तो आइए देख लेते हैं बच्चों, गालक किसे कहते हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग, गालक, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से। लिखेंगे गालक और यहाँ पर स्टार पॉइंट बना लेंगे उसके ऊपर,
यानी गालक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि गालक जो है वो क्या होता है, गालक किसे कहते हैं। तो आइए समझ लेते हैं सबसे पहले कि गालक क्या होता है भाई। तो गालक को समझेंगे बच्चों, क्या है। गालक वे पदार्थ होते हैं जो भर्जित अयस्क द्वारा निस्तापित अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के रासायनिक क्रिया करके सरलता से विलग यानी कि अलग हो जाते हैं, धातुमल में परिवर्तित कर देते हैं। क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, यानी श्लैग यानी धातुमल में परिवर्तित हो जाते हैं, धातुमल में बदल जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, गालक कहलाते हैं। तो आइए सबसे पहले तो हमें गालक की डेफिनेशन समझनी है कि गालक होते क्या हैं। तो गालक वे पदार्थ हैं, गालक वे पदार्थ हैं, गालक वे पदार्थ हैं जो भर्जित अयस्क, जो भर्जित अयस्क, गालक वे पदार्थ हैं जो भर्जित अयस्क अथवा निस्तापित, अथवा निस्तापित, भर्जित अयस्क अथवा निस्तापित अयस्क, निस्तापित अयस्क में उपस्थित, में उपस्थित अशुद्धियों, उपस्थित अशुद्धियों से, अशुद्धियों से, अशुद्धियों से रासायनिक, अशुद्धियों से रासायनिक क्रिया करके, रासायनिक क्रिया करके सरलता से, रासायनिक क्रिया करके सरलता से विलग होने वाले पदार्थों, विलग होने वाले पदार्थों यानी कि धातुमल, विलग होने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, धातुमल कहलाते हैं। धातुमल में परिवर्तित होता है, धातुमल में परिवर्तित होता है, धातुमल में परिवर्तित होता है भाई। तो धातुमल में ये परिवर्तित हो जाता है, गालक कहलाता है, गालक कहलाता है। बहुत ही छोटी छोटी डेफिनेशन के तरीके से आप लोगों को समझाया जा रहा है। बाद बाकी आप लोग अपनी बुक में देखेंगे तो बहुत सारी पूरी एकदम रामायण की तरीके से लिखी हुई है, बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, उनको बहुत ही शॉर्टकट जितने एग्जाम में लिखना है और हमें नंबर प्राप्त करने हैं अच्छे, बस उतनी ही चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही हैं, ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को नहीं बताई जा रही हैं ताकि आप लोगों के ऊपर एकदम से बोझ हो जाए और आप लोगों को याद करने में दिक्कत हो। बस केवल आप लोग वीडियो अच्छे से वॉच करें, ध्यान से सुने, ताकि सुनने से आधी चीज़ें आप लोगों को कम याद करनी पड़ेंगी, कम रटनी पड़ेंगी, आप लोग चीज़ों को समझ जाएंगे। तो अब आइए देख लेते हैं किस तरीके से गालक जो है वो कार्य करते हैं, क्या होता है इनमें। यानी क्षारीय अशुद्धियां क्या होती है, क्षारीय अशुद्धियां जैसे कि चूना अथवा धात्विक ऑक्साइड यानी CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद में क्या होता है, यानी फेरिक ऑक्साइड यानी FeO। फिर क्या होता है, कार्बन फिर क्या होता है, मैग्नेट यानी MnO आदि जो अयस्क में उपस्थित होती हैं को अम्लीय गालक जैसे सिलिका, सिलिका क्या है SiO2 तथा बोरेक्स का उपयोग करके दूर कर देते हैं। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से इन सब चीज़ों को हम लोग दूर करते हैं। तो CaO क्या लिखेंगे, CaO अब किसके साथ में क्रिया करा देते हैं, इसकी सिलिका के साथ में क्रिया कराते हैं। तो सिलिका क्या होती है SiO2, इसे बोलते हैं सिलिका। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। आइए लिख लेते हैं यहाँ पर एक बार, क्या लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। सारी चीज़ें लिखते चलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड है भाई, ये छोटा छोटा यहीं पर लिखते चलेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड है। ये क्या है, सिलिका है, ये जो है सिलिका है। अब इसके साथ में जब ये क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, धातुमल बना देगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, CaSiO3। ये क्या है, धातुमल है। और ये क्या है, कैसे होते हैं, ये अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं, ये अम्लीय होते हैं। जिनकी प्रकृति भी यहाँ पर लिख देते हैं, ये अम्लीय होते हैं। अब आइए देख लेते हैं, जैसे ये फेरिक के साथ में हो, यदि FeO के साथ में हो तो क्या करता है, प्लस SiO2, वही कार्य इसके साथ भी करेगा। क्या बनाएगा, धातुमल बनाएगा, यानी FeSiO3। ये क्या है, धातुमल है। ये क्या है भाई, ये धातुमल है। ये क्या है,
ये भी धातुमल है। तो ये इस तरीके से गालक क्या करते हैं, अलग होकर धातुमल का निर्माण करते हैं, धातुमल में परिवर्तित हो जाते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि उभयधर्मी ऑक्साइड किन्हें कहते हैं। हम लोग समझेंगे उभयधर्मी उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स समझ लेते हैं कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या कहते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे यानी वे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, यानी वो ऑक्साइड जो अम्ल के साथ में भी क्रिया करते हैं और क्षार के साथ में भी क्रिया करते हैं। बच्चों आप लोगों को याद होगा, हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि अम्ल किसे कहते हैं भाई, क्षार किसे कहते हैं, अम्ल कैसे होते हैं, क्षार कैसे होते हैं, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, क्षार का स्वाद कैसा होता है। अम्ल क्या होते हैं, खट्टे होते हैं स्वाद में, और क्षार कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब आप लोग पीछे से जो चीज़ें पढ़ चुके हो उनको थोड़ा रिवीजन करते रहा करिए। तो उभयधर्मी ऑक्साइड में क्या है, यानी वे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। भाई इससे ज़्यादा सरल डेफिनेशन आप लोगों को कहीं देखने को नहीं मिलेगी। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या करते हैं, यानी ये अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया करके क्या करते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। बस केवल हमें इतना समझना है और इतना ही लिखना है। तो लिखेंगे वे ऑक्साइड वे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, ऑक्साइड कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि इसका रिएक्शन किस तरीके से देंगे, क्योंकि बिना रिएक्शन के तो केमिस्ट्री में कुछ होना जाना है नहीं। आप लोग भी जानते हो कि भैया जब तक हम लोग रिएक्शन नहीं देंगे, जब तक केमिस्ट्री में कुछ होना है नहीं, तो रिएक्शन तो हमें देना ही पड़ेगा। तो क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्रिया कराते हैं किसकी, जिंक ऑक्साइड की। तो लिखेंगे ZnO प्लस, अब किसके साथ में क्रिया कराएंगे भाई, अम्ल के साथ में क्रिया कराएंगे। तो क्या लिखेंगे HCl, अम्ल के साथ में क्रिया करा देते हैं HCl। तो अब ये बनाता क्या है, तो यहाँ पर देख लेते हैं ये बनाता क्या है, लवण बनाता है। तो लवण किस तरीके से बनाएगा भाई, Zn, तो ये A आ गया। अब इससे यहाँ पर क्या करेगा, D छुड़ा लेगा, तो आ जाएगा ZnCl, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या है, H एक है और O एक है, दोनों एक एक हैं, है ना। यहाँ पर H एक है, O एक है। तो यहाँ पर यदि H हम लोग अकेले लिखेंगे तो कह रहा है, कि जल बनाता है। तो जल का फार्मूला तो हम लोगों को पता है, क्या होता है, H2O, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर H2O लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, बस केवल हमें जल लिखते समय केवल एक चीज़ की दिक्कत आई है, वो क्या है कि हमारा समीकरण संतुलित नहीं है। तो अब हम लोग देखेंगे कि भाई समीकरण संतुलित क्यों नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। Zn यानी जिंक कितना है, एक है। यहाँ पर जिंक कितना है, एक है। हाइड्रोजन कितना है, एक है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, दो हैं। बस यही चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन दो है, यहाँ पर हाइड्रोजन एक है। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन को दो कर देते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन दो हो गए। अब जब इधर हाइड्रोजन दो हो गए तो क्लोरीन इसके साथ में जुड़ा था, क्लोरीन भी दो हो गया। अब यहाँ पर क्लोरीन एक है तो क्लोरीन को दो करेंगे। तो जब हमने क्लोरीन को दो कर दिया तो अब इससे जुड़ा जिंक भी परेशान हो गया, ये भी दो हो गया यहाँ पर, क्योंकि जिंक एक था। अब जब यहाँ पर जिंक एक है तो क्या करेंगे, इसे भी दो बनाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देख लेते हैं कि जिंक कितने हैं, दो हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं जिंक कितना है, एक है। तो जब इससे दो बनाएंगे तो यहाँ पर जिंक में दो कर देंगे, ठीक है ना। तो अब जिंक में दो हो गया, तो अब ऑक्सीजन में यहाँ पर दो हो गए, तो ऑक्सीजन दो हो गए। और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पर केवल एक ही है। तो इस तरीके से जब इसमें करेंगे तो क्या है, ये अभिक्रिया संतुलित नहीं हो पाएगी। और कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जो संतुलित नहीं हो सकते हैं, उन्हें क्या लिखते हैं कि समीकरण को संतुलित नहीं किया जा सकता है। तो अब ये क्या बना है, ये उत्पाद बना है जल। ये क्या बना है, जल बना है। अब आइए देख लेते हैं इसकी किसके साथ हमने क्रिया कराई, अम्ल के साथ में। अब एक क्रिया किसके साथ में करा देते हैं, क्षार के साथ में करा देते हैं। तो क्या लिखेंगे, ZnO प्लस, क्षार के साथ में क्रिया कराएंगे तो क्या आ जाएगा, NaOH क्रॉस दैट। अब देख लेते हैं
क्या बना देगा ये, यहाँ पर बनाएगा जब ये क्षार के साथ में क्रिया करेगा, ये क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये इसके साथ में क्रिया करेगा तो क्या बना देगा भाई, ये बना देगा Na2, क्या बनाएगा Na2 यानी Na मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, और इसके साथ में क्या जुड़ा है Zn जुड़ा है तो क्या बन जाएगा ZnO2 प्लस यहाँ पर क्या बना देगा H2O, इस तरीके से यहाँ पर बना देगा। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि Na2 2 है, यहाँ पर Na1 है, तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो 2 बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्रिया कैसी हो जाएगी, एक संतुलित क्रिया बन जाएगी। तो फ्रेंड्स ये जो दो एग्जाम्पल हैं ये किसमें हैं, उदयधर्मी ऑक्साइड के एग्जाम्पल हैं, यानी वे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार के साथ क्रिया करके क्या करते हैं, लवण तथा साथ में जल बनाते हैं। यहाँ पर ये लवण बन गया, यहाँ पर ये साथ में जल बन गया। तो इस तरीके की जो क्रियाएं होती हैं क्या कहलाती हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड के अंतर्गत कहलाती हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने कक्षा 10 की जो रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं उसमें से तीसरा चैप्टर चल रहा था धातु और अधातु। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने पहला लेक्चर, पहला वीडियो कवर कर लिया है। बाकी के बचे हुए टॉपिक हम लोग दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। जब तक बच्चों आप लोग सब लोग इसका नोट बना लीजिएगा और इनको घर में समय समय पर रिवीजन अवश्य करते रहिएगा। जो चीज़ें आप लोगों को याद करने के लिए बताई गई हैं भाई, थोड़ा आप लोगों को एग्जाम में तैयारी करने के लिए कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये चीज़ें बिना याद करने से संभव नहीं हो सकती हैं। यदि याद लोग ये नहीं करते हो तो वो चीज़ें असंभव हो जाएंगी, फिर चीज़ें हम लोग अच्छे से मार्क्स नहीं ला पाएंगे। तो इन चीज़ों को अच्छे से मेमोराइज करना है, पढ़ना है और उन चीज़ों को तैयार करना है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बच्चों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में। जय हिंद।